This is Avnish. This is a continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we discussed about Stokes theorem and terminal velocity. In this lecture, we are going to discuss surface tension. So before discussing surface tension, we understand some terminology which are used in surface tension. First is cohesive adhesive and second is minimum surface area of a shape. Okay, so let's begin. कोहेसिव एंड एडहेसिव सबसे पहले हम लोग समझते हैं. कोहेसिव फोर्स होता है, एडहेसिव भी क्या होता है, फोर्स होता है. ठीक है, अब ये कैसे फोर्स होते हैं इसको हम लोग बात करते हैं. जैसे देखो, ये कोई एक बीकर है, इसमें मरकरी है. क्या है? मरकरी. और ये सेकंड बीकर है जिसमें वाटर है. क्या है? वाटर. ठीक है, अगर इस बीकर में मैं एक ग्लास की रॉड डालूं, ठीक है, इसमें भी डालूं, ठीक है, जब इस ग्लास की रॉड को हम लोग डिप करेंगे मरकरी से और निकालेंगे तो इस ग्लास के रॉड पर कोई भी मरकरी स्टिक नहीं रहेगा. और जब हम इस ग्लास को इस वाटर में डालेंगे, जब इस वाटर से निकालेंगे तो इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके होंगे जिसको कहते हैं भीग गया. तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं. ये कोहेसिव एडहेसिव है. जब अब देखो, ये भी पार्टिकल से बना है, इसमें भी ढेर सारे पार्टिकल होंगे. ठीक, और ये भी पार्टिकल से बना है. ठीक है, और ये इसका पार्टिकल जिसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं. ठीक है, जब भी ये वाटर में जाएगा ये ग्लास, तो इस ग्लास के पार्टिकल और इस मीडियम के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा. ग्लास किसका है? मरकरी का है. ग्लास, ये ग्लास कांच का गिलास, ग्लास उसी को बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही इसको इसमें डिप करेंगे तो ग्लास के पार्टिकल और इस मरकरी के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा. ठीक है, अगर ये इंटरेक्शन, अब देखो इसमें कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं. फर्स्ट Hg to Hg, सेकेंड ग्लास टू Hg. ठीक है, ग्लास को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है. अब देखो, अगर Hd टू Hg, एक ये हो रहा है इंटरेक्शन और दूसरा है ग्लास टू Hg. अगर Hg टू Hg ज्यादा बड़ा होगा इंटरेक्शन ग्लास टू Hg से, तो इस ग्लास और Hg में कोई भी स्टिक नहीं होगा. सब ध्यान समझो, ग्लास पे पार्टिकल होंगे, इसमें पार्टिकल होंगे और इसमें आपस में पार्टिकल होंगे. अगर इन दोनों का आपस का फोर्स इस ग्लास और इस मीडियम के पार्टिकल से फोर्स ज्यादा है तो ये दोनों लोग या जो भी पार्टिकल है Hg का वो इस ग्लास पे स्टिक नहीं करेगा. ठीक है, तो इफ Hg टू Hg इंटरेक्शन is greater than glass to Hg, तो then Hg do not stick on glass. ठीक है, तो हम ग्लास को डाले और ग्लास को निकाले, ग्लास में कोई भी Hg नहीं चिपकेगा. लेकिन अगर हम वाटर और ग्लास में देखें तो इसमें भी ऐसे सेम पार्टिकल होंगे, इसका इंटरेक्शन होगा. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ग्लास. इसमें क्या लिखेंगे? सेकंड, फर्स्ट क्या लिखेंगे? वाटर टू वाटर और सेकंड क्या है? वाटर टू ग्लास. तो इसमें वाटर टू ग्लास का इंटरेक्शन वाटर टू वाटर के इंटरेक्शन से ज्यादा है, तो इसमें वाटर स्टिक टू रॉड, स्टिक टू ग्लास रॉड. ठीक है, ग्लास रॉड. तो क्या समझ में है? अगर दो मीडियम के पार्टिकल में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है किसी अदर मीडियम से तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स है. अगर दो पार्टिकल जो अलग अलग मीडियम है उसमें फोर्स ज्यादा बड़ा है सेम मीडियम के पार्टिकल से तो उसको बोलेंगे एडहेसिव. ठीक है, कोहेसिव फोर्स सेम मीडियम के पार्टिकल में लगने वाला फोर्स है और एडहेसिव डिफरेंट मीडियम में लगने वाला फोर्स है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो कि जो फेविकोल होता है वो एडहेसिव होता है. क्या होता है? एडहेसिव. क्यों होता है? जैसे मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये दोनों ब्रेक हो गए हैं. ठीक है, क्या हो गए? ब्रेक हो गए. इसमें हम लोग फेविकोल डाल दिए. ठीक है, ये फेविकोल क्या करेगा? इसके पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि एडहेसिव नेचर का है और ये इस वाले मीडियम को भी अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि एडहेसिव नेचर में है. तो बताओ, दोनों लोग को चिपका के ये क्या करेगा? बैलेंस किया रहेगा. तो इसी को बोलते हैं क्या? फेविकोल इज एन एडहेसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, आई होप ये कोहेसिव एडहेसिव आपको समझ में आया होगा. अब के बाद कितने चल रहे हैं? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्या होता है?
एवरी पार्टिकल बोलो या चाहे एटम बोलो, चाहे जो बोलो, मैं पार्टिकल से लिख रहा हूं। एवरी पार्टिकल वांट्स टू स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट, या इक्विलिब्रियम स्टेट बोल करके हम लोग बोले क्या, लोएस्ट एनर्जी लेवल में या ग्राउंड स्टेट लेवल में रहना चाहेगा। ग्राउंड स्टेट लेवल में रहना चाहेगा। एवरी पार्टिकल वांट्स टू स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ओ आर करके मैं लिख रहा हूं, ग्राउंड स्टेट लेवल। ये क्या है, इसको समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग को सरफेस टेंशन में ही नहीं, आगे आने वाले सभी पढ़ाई में काम आएगा। ये क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, इसका हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे समझो कि ये एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, भले ही बीटा डीके होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, एनर्जाइज किए, इसको एनर्जी दिए, चाहे हीट के रूप में या किसी के रूप में, इसमें एनर्जी दी। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कैरी किया और ये कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में रुकेगा नहीं, ये फिर से क्या है, कहां आएगा, लौट करके अपनी पोजीशन पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है, ठीक है। वैसे हर एक चीज अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में ही रहना क्या करती चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इसमें समझो, इस इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग देखें, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा एनर्जी लेवल में, ये ज्यादा एनर्जी लेवल में, इसको मैं थोड़ा सा एनर्जी दिया, ये यहां पे चला आया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दिया, फिर ये लौट के चला आएगा, क्योंकि ये इसकी मिनिमम एनर्जी लेवल, और ये मिनिमम एनर्जी लेवल नहीं है, ठीक है, समझ में। तो एवरी पार्टिकल्स और एटम वांट टू स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट और अ ग्राउंड स्टेट लेवल। तो ग्राउंड स्टेट लेवल कहने का क्या मतलब है, लो एनर्जी में रहना चाहेगा वो। ज्यादा एनर्जी रहेगी तो वॉन्डरिंग करेगा, लो एनर्जी रहेगी तो फिर नहीं करेगा। अब आगे देखो, जैसे अब सेकंड क्या है, एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल इज ग्रेटर देन बल्क पार्टिकल, ठीक है। ये क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल इज ग्रेटर देन द बल्क पार्टिकल। बल्क पार्टिकल का क्या मतलब होता है, जैसे ये कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, तो इसके जो बल्क में पार्टिकल होंगे, बल्क में एटम होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी जो सरफेस पे होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर कोई भी पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी कैसे पता करेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग स्टिमुलेट करें, वो ज्यादा वर्क करे, ठीक है। अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कराऊं, क्या प्रोवाइड कराऊं, हीट प्रोवाइड कराऊं, तो इसमें बताओ सबसे पहले ये पार्टिकल वेपर होकर उड़ेगा कि ये अंदर वाला, ऊपर वाला। ये डिनोट करता है कि जो सरफेस पे पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो बल्क में होंगे वो ढेर सारे अलग अलग पार्टिकल से इंटरेक्शन से होंगे। जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो इससे इंटरेक्शन तोड़ेगा, इससे इंटरेक्शन तोड़ेगा, सबसे इंटरेक्शन तोड़ेगा, तो जाकर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वो अपनी लॉट ऑफ एनर्जी इसी में लूज कर देगा इंटरेक्शन तोड़ने में, ठीक है। तो ये कम एनर्जाइज है, लेकिन जो सरफेस पे वो ज्यादा एनर्जी है इससे। ये सरफेस टेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ अ सरफेस पार्टिकल इज ग्रेटर देन द बल्क पार्टिकल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, मिनिमम सरफेस, ये उधर गया, एरिया फॉर a given volume is sphere। क्या लिखा है कि मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम इज स्फीयर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं कि कोई भी गिवन वॉल्यूम हो, ठीक है। मान लो कि 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब, जो भी गिवन वॉल्यूम है, उसको सबसे कम सरफेस एरिया अगर हमको रखना है तो वो स्फीयर ही है, ठीक है। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। ये आई होप तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरे वाले को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, और बाकी दो तो इजी थे। देखो, मान लो कि मैं एक ये क्यूब ले रहा हूं,
आप लोग रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और एक क्या ले रहा हूं मैं, स्फीयर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है v, इसका भी वॉल्यूम क्या है v। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से पता है हम लोगों को कि वॉल्यूम सेम रहता है अगर हम लोग किसी एक शेप में दूसरे शेप में जाते हैं। ठीक है, हाँ ये आप लोग याद रखिए कि वॉल्यूम सेम रहेगा जब एक सरफेस से एक शेप से दूसरे शेप में जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे होगा। अच्छा ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम v है। अब इस शेप को v वॉल्यूम कवर करने के लिए इसको कितना एरिया लगाना पड़ा ये आप लोग मुझे बताओ। 6a²। ठीक है, 6, हाँ चलो इसकी मैं a ही ले लेता हूं, 6a²। ठीक है, तो एक देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक यूनिट वॉल्यूम को कवर करने के लिए इसको 6a² लग रहा है। ये ऐसे समझ लो कि v वॉल्यूम कवर करने के लिए इसको 6a² लग रहा है, तो एक यूनिट वॉल्यूम को कवर करने में इसको कितना लगेगा, एक यूनिट वॉल्यूम को कवर करने के लिए इसको कितना एरिया लगेगा, 6a²/v। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब तो होता है। अच्छा फिर इसी पैरेलल में इसको भी चलते हैं, चलो बताओ वॉल्यूम v कवर करने के लिए इसको कितना लगाना पड़ेगा एरिया, 4πr²। तो एक यूनिट वॉल्यूम को कवर करने में इसको कितना लगेगा, 4πr²/v। तो v को मैं क्या लिख दूं, 4/3πr³। बोलो क्लियर है, समझ में? आप लोग इसको v भी केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये a² से एक कैंसिल हो गया, एक a बच गया। अच्छा ठीक है, अब इसको भी जो कैंसिल हो रहा है कर दो, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, r² से r³ कैंसिल आउट, कितना हो गया 3/r। ठीक है, और ये कितना है 6/a, 6/a इधर बचा, और क्या बचा इधर 3/r। अच्छा अभी हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ये बड़ा है नहीं, क्योंकि हमको a और r में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को v के टर्म में लेके आएंगे। तो a को v के टर्म में लाया जा सकता है, तुम कहे हाँ, कैसे लाया जा सकता है, देखो a³ इक्वल टू क्या होता है v, तो a इक्वल टू कितना हो गया, v⁴ 1/3। क्लियर? अच्छा यहां बताओ, अगर v इक्वल टू 4/3πr³ होता है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v/4 π⁴ 1/3। बोलो हाँ या ना यार। ठीक है, अब दोनों क्या वॉल्यूम के टर्म में आ गए। वॉल्यूम हम जानते हैं इक्वल होता है दोनों का, क्योंकि ये दिया गया है। तो बताओ 6/a कितना है, v⁴ 1/3। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3/r की वैल्यू कितनी है 3v। हाँ तो 3v⁴ 1/3 इंटू ये 4π⁴ 1/3। क्लियर है? अच्छा ये 3⁴ 1/3 ऊपर 3 है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, 3⁴ माइनस का 1/3, क्योंकि जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अपन लोग। तो 1 - 1/3 मतलब कि 2/3। ठीक है, और ये कितना 4π⁴ 1/3 और डिवाइड में v⁴ 1/3। ठीक है, अब देखो ये 6 है, ये 3⁴ 2/3, 4π⁴ 1/3। आप इसको घर पे जाके सॉल्व करिए या कैल्सियम सॉल्व करिए, ये कुछ 4.8 या अप्रॉक्स 5 के समथिंग आएगा। जो भी आएगा वो 6 से कम होगा। नीचे डिनोमिनेटर में v⁴ 1/3 है, इसमें डिनोमिनेटर v⁴ 1/3 है। अब न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा सेम वॉल्यूम को कंटेन करने के लिए। तो अब मैं बता रहा हूं ना 3⁴ 2/3 4π⁴ 1/3 को जब तुम लोग सॉल्व करोगे 4.8 के अप्रॉक्स आएगा, जबकि ये 6 है। तो ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम सरफेस एरिया किसी गिवन वॉल्यूम के लिए अगर हमको चाहिए तो हम कौन सा शेप लेंगे, स्फीयर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग धीरे धीरे सरफेस टेंशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग अभी तक क्या बात की कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम होने के लिए उसको अपना एरिया, अपना एनर्जी कम करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे मिनिमम वॉल्यूम कंटेन करने के लिए हमको कौन सा स्पेयर चाहिए, शेप का स्पेयर। ठीक है, सॉरी। अब देखो कोई भी लिक्विड है, कोई भी क्या है लिक्विड है। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, अभी मैं बात नहीं कर रहा उसका स्फीयर या कुछ भी है, बस वो लिक्विड है, वो किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, हम लोग छत पे खड़े हो गए, अब पानी को ऐसे गिरा दें तो वो कौन सा शेप ले लेता है, क्यों एरिया कम से में, मतलब हमको वो क्यों कम एरिया में रहना चाहेगा, स्टेबल रहेगा। हाँ, अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किस पार्टिकल के पास होती है,
सरफेस के पार्टिकल को। अगर मैं क्या करूं कि अपना सरफेस ही कम कर दूं, अपना सरफेस ही कम कर दूं, तो बताओ मेरे पास जो सरफेस पार्टिकल होंगे ज्यादा होंगे कम होंगे? कम होंगे, क्योंकि सरफेस मैंने कम कर दिया। और जैसे मैंने सरफेस कम कर दिया, सरफेस पार्टिकल कम हो गए, तो बताओ मैं क्या मिनिमम एनर्जी पहुंच गया। और मिनिमम एनर्जी ही क्या होती है? स्टेबल स्टेट की कंडीशन होती है। क्लियर है, समझ में आया? इसीलिए कोई भी जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती है तो वो अपने आप को स्फीयर में कर लेती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा वर्क करे अपने शेप को चेंज करने के लिए, या कुछ भी, हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़े हैं। इलास्टिसिटी में क्या करते हैं हम लोग? फोर्स लगाते थे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता था। वो स्ट्रेस क्या होता था? जो इंटरनल में फोर्स लगता था। मैंने उसको बहुत सही बताया, आप लोग उसको वीडियो देखिए। ठीक है, अब जब जो लिक्विड है वो अपने आप को स्फीयर में करने के लिए क्या चारों ओर से फोर्स लगाएगा? तभी तो वो गोला बनेगा। अगर नहीं कोई फोर्स लगाएगा तो कोई भी शेप हो पाएगा नहीं। तो अपने आप पे फोर्स लगा रहा, क्या इस फोर्स की वजह से टेंशन डेवलप होगा? और उस टेंशन की वजह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह उसके चारों ओर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है और उससे एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। देखो, अब इसको देखो। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा और इसका कुछ प्रैक्टिकली प्रूफ भी बताऊंगा। देखो, कभी भी आप लोग मेज पे से पानी गिराइए और उस पानी कैसे हाथ से करिए, ठीक है, तो पानी सिकुड़ना चाहिए। देखो कभी कभी तुम लोग किए हो नहीं? Yes. अच्छा ठीक है, देखो जो वो होता है केले का पत्ता, उसके ऊपर तुम लोग पानी गिराओ तो वो स्फीयर में ही रहेगा। ठीक है, मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, अब ये सब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये कोई भी क्या है? स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर ये किसका स्फीयर है? लिक्विड का स्फीयर है। लिक्विड इस स्फीयर में क्यों है? क्योंकि ये अपने सरफेस को कम करना चाहेगा। ये अपने सरफेस को कम क्यों करना चाहेगा? क्योंकि ये अपना सरफेस एरिया को कम करना इसकी वजह से चाहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा सरफेस एरिया रहेंगे तो पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा होंगे। अब पार्टिकल जब सरफेस पे ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा एनर्जी वाला रहेगा, और ज्यादा एनर्जी वाला रहेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। तो फॉर स्टेबिलिटी ये अपने आप को किसमें करेगा? स्फीयर में करेगा। ठीक है, तो जब स्फीयर में करेगा तो ये अपने ऊपर एक टेंशन लगाएगा, और इस टेंशन की वजह से एक इस पे मेम्ब्रेन टाइप की, स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप का बन जाएगा। स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप का इस पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या है, कैसे काम करेगा, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अच्छा बताओ, क्या ये डिफरेंट टाइप का लिक्विड, डिफरेंट टाइप का जो लिक्विड होगा, क्या वो अपने आप को स्फीयर बनाने के लिए डिफरेंट फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर हम लोग मरकरी को गिराए तो उसको जैसे पानी उसको तुम लोग दबाओगे तो फैल जाएगा, लेकिन मरकरी तुम लोग दबाओगे टाइट वो ऐसे पिचकेगा, फिर फूल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि उस पे स्ट्रेस मेम्ब्रेन क्या है, ज्यादा डेवलप हो गई, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा। तो मतलब डिफरेंट मटेरियल अप्लाइड डिफरेंट फोर्स टू बिकम इन अ स्फीयर। क्लियर है? तो मटेरियल क्या हुई? प्रॉपर्टी हुई। तो इसी मटेरियल प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन की वजह से डिफाइन करते हैं। कैसे? देखो, इसमें हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं उस सरफेस में। क्या लेते हैं? एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं उस सरफेस में। तो अब वो जो भी पार्टिकल होंगे इस सरफेस, वो इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। जो इधर वाले पार्टिकल इधर लगाएंगे और इधर वाले पार्टिकल इधर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो इसकी कोई लेंथ होगी, मैं जो इमेजिनरी लिया उसकी लेंथ एल ले रहा हूं। तो टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया? टेंशन को ये क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक टेंशन की पहली डेफिनेशन। इसकी दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन से दो अलग अलग चीजें आती है। सबसे पहले हम लोग को क्या मिला? फोर्स अपॉन लेंथ। टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अच्छा, इसका हम लोग और भी समझते हैं। ये क्या है? मानो कि ये कोई सरफेस है, इस पे लिक्विड की ड्रॉप ऐसे गिरी है। ठीक है, तो जब जो लिक्विड की ड्रॉप ये गिरी है, जहां जहां ये किससे टच है? सरफेस से टच है। क्या वहां एक फोर्स एग्जर्ट करेगी? बताओ, ये सर फोर्स क्यों एग्जर्ट करेगी? मैं बस समझाता हूं तुम लोगों को। देखो, कोई भी ऐसे तुम लोग कर सकते हो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। किसी भी टेबल पर पानी गिराना, उसके बाद देखना वो ऐसे सिकुड़ती रहती है लाइन। ठीक है, अगर वो नहीं, आप ऐसे उंगली से उसको क्या करो, बीच से काट दो, फिर वो तब भी वो सिकुड़ती रहती है। कभी आप लोग ट्राई करना, ये आपको दिखेगा। तो क्यों दिखेगी? सूखती नहीं है, वो अपने आप को स्ट्रेच करती। इतना जल्दी इवापोरेट थोड़ी हो जाएगा,
वो अपने आप क्या करेगी, स्ट्रेच लगा करके वो एक पतले में होना चाहेगी। ये क्या खींचती है सर? ये स्ट्रेस अपना मिनिमम एरिया कम करने के लिए तुम पानी डाले इतना चौड़ा बन गया और वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा क्योंकि वो सरफेस को कम करना चाहेगा। क्यों सरफेस को कम करना चाहेगा? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है और हर एक चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, इसलिए वो अपने सरफेस को क्या करेगा, कम करेगा। अब वो कितना फोर्स लगाएगा कि उसकी सरफेस कम हो जाए, वही हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वही हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसे फोर्स लगाएगा कि ये किस में हो जाए, कम में हो जाए। ठीक है, अब ये कितना फोर्स लगाएगा, जो कि होगा फोर्स इक्वल टू टेंशन इनटू ये लेंथ, जितने लेंथ में ये है। कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ? लेंथ तो हम लोग मेजर कर सकते हैं भाई। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या निकला, फोर्स इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ, सॉरी फोर्स इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ। ये होगा फोर्स जो इतने सरफेस पे लिक्विड फैला रहेगा वो फोर्स लगाएगा। अच्छा बताओ, अगर एल हम लोग ज्यादा बड़ा कर दें तो बताओ कि ज्यादा फोर्स लगाएगा। और टेंशन ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट टेंशन की क्या डेफिनेशन आई कि हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेंगे सरफेस पे, उस सरफेस पे जो हम इमेजिनरी लाइन है उसके सरफेस के पार्टिकल उस पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या कहलाती है, टेंशन कहलाती है। तो उसके पार्टिकल उस लेंथ पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, टेंशन। ठीक है, अगर आप लोग किसी निडल को किसी पानी के सरफेस पे एकदम धीरे से रखिए तो वो निडल पानी में तैरेगी। ठीक है, अब वो कैसे लगेगी मैं आप लोग को समझाता हूं, वो क्यों तैरेगी ये भी मैं आप लोग को बताता हूं। देखो पहले ये लिक्विड का सरफेस था, अब तुम इस पे क्या रख दिए, निडल। जैसे तुम लोग निडल रखोगे तो ये थोड़ा सा, ये क्या है, ये स्फेयर नहीं, ये क्या है, निडल ऐसे लंबी सी। ठीक है, इसका सेंटर। अच्छा अब आप लोग ध्यान समझो, ये लिक्विड का सरफेस था, इसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली सर, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा था। ठीक है, तो तुम लोग ये मुझे बताओ, ये जो फोर्स, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर वेक्टर, इसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका, T इंटू एल, और डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन सर, ये डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। सर इसका वाटर भी तो फोर्स लगाएगा सर, ये जो ऑब्जेक्ट को लेंथ, ये हाँ, यही तो, ये जो ये सरफेस लिया वही तो फोर्स लगा रहा है, वाटर का जो है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अच्छा, और अलोंग द सरफेस, सर ये क्यों, ये तो समझ में नहीं आया, आप तो बता दिए परपेंडिकुलर लेंथ, ये तो क्लियर था, लेकिन अब ये एम्बिग्यूटी क्या है मैं बता रहा हूं। ये सरफेस है, इस पे ये लेंथ है, लेंथ के ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ है कि नहीं, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी है। यस सर, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ बट अलोंग द सरफेस है, इस वजह से मैंने इसकी डायरेक्शन को और भी क्लियर कर दिया, एम्बिग्यूटी नहीं किया। तो द फोर्स मैग्नीट्यूड इज टेंशन इनटू लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड अलोंग द सरफेस। क्लियर है? अब देखो ये जैसे ही निडल इस सरफेस के ऊपर डाली जाएगी तो ये सरफेस ऐसे ऐसे, ये पूरा ऐसे सरफेस, जैसे मान लो ये निडल है तो इस पे ये ऐसे लेंथ, ये इतने लेंथ पे लिक्विड की जमा हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। समझ रहे हो ना यार? तो जो लिक्विड है वो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस है और लिक्विड टेंशन लगाएगा। अच्छा, उस सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स कितना लगाएगा वो, टीएल लगाएगा ना भाई। अच्छा, टीएल किधर होगा, अलोंग सरफेस, परपेंडिकुलर टू द स्केल बट अलोंग द सरफेस। तो बताओ क्या ये कुछ, ये सरफेस के यही सरफेस टच किया है तो इसके क्या अलोंग ऐसे लगाएगा, और ये सरफेस टच किया तो क्या अलोंग इसके लगाएगा। रेहाना, अच्छा ये कितना है, टीएल, ये कितना है, टीएल। नीचे कौन लग रहा है, एमजी। क्लियर ना भाई? ये एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं, बाद में ये थीटा को हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जानेंगे, अभी के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। अच्छा, क्या इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट। यस सर, ठीक है, ये थीटा है यस सर, तो ये टीएल कॉस थीटा, यस सर, इधर कितना है, टीएल कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, ये टीएल है, इधर कितना है, कॉस थीटा। अच्छा, टीएल इधर कितना है, टीएल साइन थीटा, टीएल साइन थीटा। टीएल इधर कितना है, टीएल साइन थीटा। तो टीएल कॉस थीटा और टीएल कॉस थीटा
इस टीएल कॉस थीटा डायरेक्शन इधर है Yes, sir. और इस टीएल कॉस थीटा डायरेक्शन इधर है। Yes, क्या sir. दोनों सेम मैग्नीट्यूड Yes, sir. विद अपोजिट डायरेक्शन Yes, sir. कैंसल आउट हो गए। Yes, sir. तो बताओ ये एमजी किसने बैलेंस किया? 2 TL sin theta. 2 टीएल साइन थीटा। दैट्स हाउ ये इस सरफेस पे तैरेगा 2 टीएल साइन थीटा। अच्छा सर एक चीज और मेरे को बताओ, मैं बता देखो थीटा क्या है ये। तो मैं इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए छोड़ो इसको। ये बताओ मुझे 2 TL साइन थीटा बैलेंसिंग एमजी, तो इसी वजह से ये क्या करेगा इस नीडल तैरेगा। अगर बहुत तेजी से तुम डाल दोगे, बहुत ही तेजी से डाल दोगे, क्या इसके ऊपर की सरफेस भी भीग जाएगी? अगर ऊपर की सरफेस भीग गई तो बताओ जो टीएल साइन थीटा किस पे लगेगा? ऊपर तो सरफेस ही नहीं है कोई, सब नीचे आ जाएगा। डूब जाएगा। अगर ये है, ये पानी यहां तक भरा है तो ये ऐसे लगा देगा, लेकिन अगर क्या हो ये पूरा डूब जाए तो नहीं लगा पाएगा, थीटा ही नहीं बनेगा। समझ में आया क्या? इसी वजह से जब आप झटके में नीडल को डालते हैं तो वो तैरता नहीं है, लेकिन आप बहुत ही आराम से होले होले से डालोगे तो तैरेगा। समझ में आया? दैट्स हाउ सरफेस टेंशन वर्क। ओके, अभी ये सेम किस पे आता है? ये मच्छरों में भी आता है। जैसे मच्छर बैठ जाते हैं किस पे? पानी पे, इसकी वजह से। क्योंकि 2 TL साइन थीटा उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ ये टी क्या है? किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे, लिक्विड पे तो डिपेंड करता है भाई, कौन सा लिक्विड तुम ले रहे हो। अच्छा ये समझो कि कहीं पर बहुत गंदा पानी है तो जो आती है वो लोग आते हैं, क्या नाम है, जो नगर पालिका वाले होते हैं, वो लोग कोई केमिकल डालते हैं, वो कैरोसिन होता है। जैसे तुम लोग कूलर गर्मी के महीने में कूलर में क्यों कैरोसिन डालते हो? क्योंकि उसमें मच्छर डूब जाते हैं, इन द सेंस डूब जाते हैं, वो टी कम हो जाता है। तो वो अगर टी कम हो गया तो 2 TL साइन थीटा कम हो गया। अगर 2 TL साइन थीटा कम हो गया तो एमजी को बैलेंस नहीं कर पा रहा, और एमजी को बैलेंस नहीं कर पा रहा मतलब एमजी ज्यादा, और एमजी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, तो वो वहां पे एग वगैरह नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये है सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। ठीक है, जिसमें देखो एक टेंशन की डेफिनेशन आई किससे? लेंथ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब की जो आएगा वो सरफेस एनर्जी से आएगा। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।